नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हिंदी सब्जेक्ट से जो विविध पोर्शन है तो इसका घटना चक्र टोह से टॉप 10 प्रश्न हम लोगों ने लिए हैं, जो कि एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यह सभी प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है, स्थान रखता है। इसलिए आप लोग ये 10 प्रश्नों का जो वीडियो है मात्र 8 से 9 मिनट का रहेगा, जो कि आपको सरसरी निगाह से एक बार देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। और यह सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि घटना चक्र टोह के प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सामान्य अध्ययन विषय के कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। तो बताना है कि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द, पद, ध्वनि या फिर वाक्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द। शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने पढ़ा कि भाषा की जो लघुतम या सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है लघुतम सार्थक इकाई बताना है आपको। तो जहां लघुतम सार्थक इकाई की बात करेगा वहां आपको शब्द पर टिक करना है। और यदि केवल भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वह ध्वनि होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखनी है कि शब्द को जब एक वाक्य के अनुकूल बनाया जाता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है, तो कभी कभी पद के बारे में पूछ लिया जाता है कि पद किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तो वह पद का रूप धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि लघुतम सार्थक इकाई पूछे तो शब्द होगा, और केवल सबसे छोटी इकाई पूछे भाषा की तो वहाँ पर ध्वनि उत्तर आपका होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है, चुनिए। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो आप अपने आप पढ़ लीजिए। इसका उत्तर हम डायरेक्ट देखते हैं क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए, जो भाषा का, हिंदी भाषा को जो उद्भव हुआ है और उसके बाद फिर विकास हुआ है, उसका सही क्रम यही है कि हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, आप सभी जानते होंगे। फिर उसका जो विकास का क्रम है तो संस्कृत से वह पाली भाषा में, पाली भाषा से प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में अपभ्रंश भाषा में, और अपभ्रंश से सीधे बोली का रूप धारण करती है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे इसका यह इतिहास रहा है। देखिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलें तो हमारा अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पर इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि तो कहा ही जाता है, और इनको एक संज्ञा और दी जाती है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि। आपको यह भी ध्यान रखना है, यदि प्रश्न में इस प्रकार से हो कोई कि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है, तो आप किसे टिक करेंगे, स्वयंभू को। स्वयंभू का नाम ध्यान रखना है। देखिए, इनका एक ग्रंथ रहा है या इनका एक कृति रही है इनकी, उसका नाम था पौम चर्यू। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पौम चर्यू। ठीक है, पौम चर्यू इनका एक कृति रही है जिसे 5 खंडों में विभाजित किया गया है, और यह एक विशाल महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा, शब्दों पर हमारे ध्यान रखिएगा, पौम चर्यू है, पौम चर्यू। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 4 और डी ऑप्शन में 5। तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी की उपभाषाएं पूछी गई हैं, तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, हिंदी की प्रमुख 5 उपभाषाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं होती हैं। चलिए देखते हैं कि ये 5 उपभाषाएं जो होती हैं इनके नाम क्या क्या हैं। तो चलिए देखिए, हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उनके देखे नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसा कि पहले नंबर पर है पश्चिमी हिंदी, दूसरे नंबर पर है राजस्थानी हिंदी, तीसरे नंबर पर है पूर्वी हिंदी, और चौथे नंबर पर है बिहारी हिंदी, लास्ट 5वें नंबर पर है पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। ठीक है, अच्छा, इन उपभाषाओं की कुछ बोलियां भी होती हैं, तो आपको यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा, जो बोल रहे हैं आप अच्छे से सुनिएगा। जो पश्चिमी हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां हैं वह है खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रजभाषा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और कन्नौजी। ठीक है, जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है, 2 भाषाएं ध्यान रखनी है, उसमें से आपको ब्रजभाषा और कन्नौजी या दोनों ध्यान रखना है।
खड़ी बोली तो ध्यान रखना ही रखना है, तो ठीक है, यहाँ पर एक और ऐड कर लीजिए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी। या इसलिए हम बोल रहे हैं तीनों, इसलिए ध्यान रखना है आपको क्योंकि यह यूपी में बोली जाती हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर जो राजस्थानी हिंदी है, इसकी प्रमुख जो बोलियां हैं आपको वह ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी, यह राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, आपको ध्यान रखना है, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, पूर्वी हिंदी में आपको अवधी ध्यान रखना है, बघेली ध्यान रखना है और छत्तीसगढ़ी ध्यान रखना है। जिसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जो दो भाषा उपबोलियाँ बोलियाँ ध्यान रखना है, वह अवधी और बघेली ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, अवधी और बघेली, ठीक है। फिर यदि हम चौथे नंबर पर आएँ बिहारी हिंदी की, तो इसकी बोलियां आपको ध्यान रखना है। बिहार, जैसे कि बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी, ठीक है। तो आपको एक तो भोजपुरी ध्यान रखना है, दूसरी मैथिली बोली जाती है, मैथिली भी ध्यान रखना है, और तीसरी मगही ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, बिहारी हिंदी की बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। लास्ट 5 नंबर है कि पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी की जो बोलियाँ हैं, 2 बोलियाँ आपको ध्यान रखना है केवल, उनके नाम है कुमाऊनी, कुमाऊँ हिमालय नाम सुना होगा, वही कुमाऊनी बोली बना है, और गढ़वाल हिमालय का नाम सुना होगा तो आप गढ़वाली ध्यान रखेगा, ठीक है। तो कुमाऊनी और गढ़वाली आपको 2 पहाड़ी भाषाओं की बोलियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियों के नाम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। देखिए, यह 5 उपभाषाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, यदि डीपली क्वेश्चन पूछेगा, डीप जाएगा तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपको कम से कम इन 5 उपभाषाओं के तो नाम ध्यान ही रख लेने, काफ़ी आसान है, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं उनका नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में सूरदास, बी ऑप्शन में मलिक मोहम्मद जायसी, सी ऑप्शन में कबीरदास और डी ऑप्शन में तुलसीदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कबीरदास। ध्यान रखिएगा, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इन 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। देखिए, जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी, इस शाखा के जो कवि हुए हैं वह निर्गुणवादी थे, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि यह गुरु का बहुत सम्मान करते थे और जाति पात के भेदों को नहीं मानते थे, ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 शाखाएं आपको दे दी जाएंगी और यह पूछा जाएगा कि कौन सी शाखा के कवि जाति पात के भेदों को नहीं मानते थे। तो आपको ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कबीरदास जी तो हो ही गए और 1-2 और कवियों के नाम आपको ध्यान रखना है, जिसमें से सबसे प्रमुख है नानक जी, रैदास जी और मलुकदास जी, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, कबीरदास हो गए, नानक जी हो गए, रैदास हो गए और मलुकदास जी हो गए, ठीक है। बाकी जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, यह प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है। और तुलसीदास जी जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यह रामाश्रयी काव्यधारा के सगुण कवि हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है हमारा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। देखिए, ये सब प्रश्न हिंदी से विविध में आ जाते हैं, मिसलेनियस में आ जाते हैं। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका उत्तर हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1893। 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अब बात आती है कि इस सभा की स्थापना किसने की थी। तो आपको 3 नाम यहाँ पर याद रखने हैं। एक तो हो गया श्याम सुंदर दास जी का नाम, श्याम सुंदर जी का नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है राम नारायण मिश्र जी का, और तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है श्याम सुंदर दास जी का, शिव कुमार सिंह का, ठीक है। श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण जी और शिव कुमार सिंह, इन तीनों ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नागपुर, भारत में, ठीक है। और यदि हम बात करें प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, सन यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना है 1975 में। कब हुआ था, 1975 में नागपुर, भारत में इसका आयोजन किया गया था। और एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछेंगे, और यदि पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 10 से 14 जनवरी, ठीक है, 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में इसका आयोजन हुआ था। किसका, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का। अगला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की आदि जननी क्या है यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है या प्राकृत है।
जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा, मतलब 2-3 प्रश्न ये छोड़ दिए जाए, उससे पहले प्रश्न जो हमने डिस्कस किया उसमें यहाँ पर कुछ इस प्रश्न से संबंधित वह भी प्रश्न था। तो हिंदी की आदि जननी के बारे में यदि पूछा जाए तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? वह ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण 10 नहीं, अभी शायद एक प्रश्न और बचा हुआ है। हाँ, यह प्रश्न बचा हुआ है 10वां नंबर का कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परीक्षा गुरु, आनंदमठ, गबन या तितली। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास था उसका नाम यहाँ पर बताना है। तो उसका नाम था परीक्षा गुरु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका प्रकाशन यदि पूछा जाए परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ तो 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। आपको इसका सन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और परीक्षा गुरु के रचयिता या लेखक कौन थे इस उपन्यास के? तो ध्यान रखना है, इनका नाम था लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, क्या नाम था? लाला श्रीनिवास दास। तो देखिए यहाँ पर आपके 10 प्रश्न जो घटना चक्र टो से संबंधित हिंदी के विविध से थे वह सब यहाँ पर डिस्कस किए जा चुके हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।